एमसीक्यूज़ की वीडियो में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑडिट से रिलेटेड ये हमारे चैनल पे अभी पहली वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, किसी व्यापारिक संस्था की लेखा पुस्तकों की विशिष्ट एवं विवेचनात्मक जांच को क्या कहा जाता है। यानी कि किसी व्यापारिक फर्म की संस्था में जो लेन देन की पुस्तकें रखी जाती हैं उसकी विशिष्ट एवं विवेचनात्मक जांच को क्या कहा जाता है। तो ऐसी जांच को हम ऑडिट के नाम से जानते हैं, यानी कि अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक अकाउंटेंट के द्वारा किसी भी संस्था में जो एक साल में या उसके वित्तीय वर्ष में असेसमेंट ईयर में जो भी लेन देन हुए रहते हैं उसका लेखा और जोखा उसके द्वारा किया जाता है। और जब लेखांकन का काम खत्म हो जाता है तो अंकेक्षण का काम शुरू होता है, जो इस बात को देखता है कि लेखाकार के द्वारा जो भी अकाउंटिंग में जो भी एंट्रियां की गई हैं, जो भी लेन देन के लेखे किए गए हैं, क्या वो सही हैं कि नहीं है। तो इस बात की जो सत्यता की जो जांच की जाती है वो ऑडिटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो लेखांकन के बाद जो काम शुरू होने वाला है उसको हम अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। और किसी भी फर्म की पुस्तकों की विशिष्ट एवं विवेचनात्मक जांच को क्या कहा जाता है, तो ऑडिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में अंकेक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों। तो भारत में अंकेक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1949 को, यानी कि 1949 को भारत में अंकेक्षण अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। यानी क्वेश्चन से ऐसा मालूम हो रहा है कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें अंकेक्षण कराना अनिवार्य भी होता है और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सीमित दायित्व साझेदारी, ऑप्शन नंबर बी है कंपनी और ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त हिंदू परिवार, ऑप्शन नंबर डी है एकाकी व्यवसाय। दोस्तों, एकाकी व्यवसाय हो या संयुक्त हिंदू परिवार हो या साझेदारी फर्म हो, इनमें अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है ना, बल्कि अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि अगर हम चाहें तो इसका ऑडिट फर्म का कराएं या ना कराएं। लेकिन कंपनी की दशा में अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, अंकेक्षण अनिवार्य होता है। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा कि कंपनी के लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, आडियर शब्द का अर्थ क्या होता है। ये दोस्तों, आडियर शब्द जो है ऑडिट से ही आडियर शब्द से ही ऑडिट बनाए, तो इसका अर्थ क्या होता है। पुराने ज़माने में जब किसी भी लेखों की सत्यता की जांच की जाती थी तो सभी लेखे पुस्तकें जो है किसी दूर गांव में किसी निष्पक्ष व्यक्ति के पास ले जाया जाता था और लेखाकार के द्वारा जो भी लेखे किए गए हैं वो उनकी बातों को सुनता था और वो लेखे को पढ़ता था। तो वो निष्पक्ष आदमी उनकी बातों को सुनता था और वहीं पर जो भी गलतियां होती थीं या जो भी उसमें त्रुटियां होती थी वो उनको बता देता था। यानी कि कुल मिला जुला करके बात ये साफ निकल करके आ रही है कि पहले वो लेखों को सुनता था, उसके बाद अपना जो है जजमेंट वो देता था। तो ऑडियर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ऑडियर शब्द का जो अर्थ होता है वो सुनने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, दो वार्षिक अंकेक्षण के बीच किया जाने वाला अंकेक्षण को क्या कहा जाता है। सामान्य तौर पे वर्ष के जो अंत में अंकेक्षण किया जाता है उसको तो हम सामयिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्या नाम से जानते हैं, सामयिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो भी अंकेक्षण दो अंकेक्षणों के बीच में किया जाता है उसको हम अंतरिम अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अंतरिम अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि दो दो अंकेक्षण हो जाए, दो वार्षिक अंकेक्षण के बीच में ये अंकेक्षण किया जाने वाले को अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। और अंतरिम अंकेक्षण तब किया जाता है जब कंपनी अंतरिम लाभांश की घोषणा करती है, तो उसके बाद ही अंतरिम अंकेक्षण किया जाता है। वैसे वर्ष के अंत में आमतौर से जो भी अंकेक्षण किया जाता है उसको हम सामयिक अंकेक्षण से या वार्षिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 5 है, किसी संपत्ति
के मूल्य, स्वामित्व, स्वतः, आश्रित एवं कब्जे के संबंध में जांच कहलाती है। यानी कोई ऐसी संपत्ति है जिसमें उसके मूल्य के, स्वामित्व की या आश्रित्व की या कब्जे की, या ये मालूम करना है कि ये संपत्ति किसकी है, इसका मालिक कौन है, या संपत्ति पे कब्जा किसका है। तो संपत्ति की स्वामित्व की या आश्रित्व की जहाँ भी बात आ जाए तो आप ये समझ लेना कि संपत्ति का सत्यापन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मालूम हो पाएगा कि संपत्ति का असली मालिक कौन है या संपत्ति का स्वामित्व किसके पास है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, सत्यापन। प्रश्न नंबर 6 है, धारा 44A(b) के अंतर्गत के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री अधिक हो। यानी कि धारा 44A(b) के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर कोई भी वो फर्म हो, चाहे एकाकी व्यापार हो, साझेदारी फर्म हो, संयुक्त हिंदू परिवार हो, या इस टाइप की कोई भी फर्म हो, अगर इनका सालाना ट्रांजैक्शन, वैसे जहाँ तक मुझे मालूम है तो इसमें 30 लाख होना चाहिए। वैसे अगर आपको कोई सस्पेंस होगा तो कमेंट करके इस पे बताना, मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूँ कि 30 लाख से जब अधिक होता है तो इस कंडीशन में उनका अंकेक्षण कराना अनिवार्य हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप डिस्कस करके या कहीं से देख करके भी कमेंट ज़रूर करना कि ये सही है या गलत है या 40 लाख है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रबंध अंकेक्षण है, यानी कि प्रबंध अंकेक्षण क्या होता है। यानी कि प्रबंध अंकेक्षण जो कंपनी में, संस्था में किसी के द्वारा कराया जाता है, ये अनिवार्य होता है कि ऐच्छिक होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं होता है या वैधानिक होता है। दोस्तों, प्रबंध अंकेक्षण ये हमारा एक ऐच्छिक होता है, चाहे तो हम ये कराएं और चाहे तो हम न कराएं, क्योंकि प्रबंध अंकेक्षण जो है ये कोई स्पेशल बाहर से ऑडिटर नहीं आते हैं, बल्कि संस्था के कर्मचारियों के द्वारा ही ये अंकेक्षण कराया जाता है और इनकी नियुक्ति प्रबंधकों के द्वारा की जाती है। इसलिए ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम अंकेक्षण को कराएं या न कराएं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, आंतरिक अंकेक्षण के कार्य का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, आंतरिक अंकेक्षण जो होता है ये एक प्रकार का, जो भी संस्था में जो हमारे कर्मचारी काम करते हुए रहते हैं उन्हीं में से किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जाता है जो थोड़ा बहुत लेखों के बारे में जानता हो या लिखने पढ़ने के बारे में जानता हो, तो उसी को हम आंतरिक अंकेक्षण बना देते हैं, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है ये संस्था के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर आंतरिक अंकेक्षण किसी प्रकार की हल्की फुल्की या जैसी भी रिपोर्ट देता है तो वो प्रबंधकों को ही देता है, ठीक है। तो आंतरिक अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र का जो निर्धारण है वो प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, नैतिक जांच कम करती है। नैतिक जांच को रूटीन जांच के नाम से भी जाना जाता है। आप समझ सकते हो कि किसी भी संस्था में अगर डे बाय डे डेली पुस्तकों की लेखा की या उसके पुस्तकों की, एक दिन में हमने क्या आया, क्या गया, कितना एक्सपेंसेस हुआ, क्या परचेज हुआ, क्या सेल हुआ, अगर डे टू डे यानी कि डे बाय डे हम उसकी एंट्री करेंगे और उसको सही सही जगह पर लिखेंगे, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा यही फ़ायदा होगा कि वर्ष के अंत में जो भी हम ऑडिटर को बुलाएंगे, जब हमारी वो लेखों की जांच करेगा तो उसको क्या होगा कि थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये रूटीन जांच जो है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो अंकेक्षण के कार्य को जो है थोड़ा बहुत कम करेगी, क्योंकि अंकेक्षण के दायित्व का मतलब ये होगा कि अगर अंकेक्षण आपके फर्म की ऑडिट करते टाइम अगर वो कोई गलती से जानबूझकर कोई गलती करता है या कोई गलती को छुपा लेता है या नहीं भी छुपाता है, तो अंकेक्षण का दायित्व तो कहीं से कम नहीं होने वाला है, बल्कि उसके कार्य में कमी आएगी, लेकिन उसके दायित्व में कोई कमी नहीं आएगी। उसको जो भी करना है एकदम खुले मन से करना है, और जो भी कमी बढ़ती होगी उसको संस्था के या फर्म के मालिक को बताना अनिवार्य होता है या रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो नैतिक जांच कम करती है, रूटीन जांच कम करती है अंकेक्षण के कार्य को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, आंतरिक निरीक्षण किया जाता है, यानी कि आंतरिक निरीक्षण करने से हमारा क्या लाभ होगा संस्था में। तो आंतरिक निरीक्षण जो इसलिए किया जाता है कि संस्था के अंदर जो भी छल कपट किए जाते हैं कर्मचारियों के द्वारा या प्रबंधकों के द्वारा, ठीक है, उनको रोकने के लिए आंतरिक जांच कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आंतरिक निरीक्षण किया जाता है कपटों को रोकने के लिए, इसलिए आंतरिक निरीक्षण किया जाता है ताकि कम से कम संस्था का छल कपट हो सके और कम से कम लागत लगा करके वस्तुओं को तैयार की जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 है,
आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति जो है वो संस्था के प्रबंधकों के द्वारा दोस्तों की जाती है, क्योंकि आंतरिक जो अंकेक्षण होते हैं ये संस्था के कर्मचारियों में से ही कोई एक कर्मचारी चुना जाता है और इसके कार्य क्षेत्र का निर्धारण जो है वो प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। इसलिए आंतरिक अंकेक्षण किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं या प्रबंधक के छत्र छाया में ये काम करते रहते हैं अपना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण 3 का संबंध किससे है दोस्तों? तो अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण 3 का जो संबंध है वो प्रलेखीकरण से है। किससे है? प्रलेखीकरण से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा अगर ये रहता कि अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण 2 का संबंध किससे है, तो अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण जो 2 का संबंध है वो वित्तीय विवरण से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा आंसर राइट होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण फर्स्ट यानी पहला का संबंध किससे है, तो अंकेक्षण के सामान्य नियमों और सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बने, मैंने तीनों क्वेश्चन आपको डिफाइन कर दिया और बता दिया। ठीक है, एश्योरेंस प्रमाण फर्स्ट का जो हमारा संबंध है वो अंकेक्षण के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों से है, और सेकंड का संबंध जो है वो वित्तीय विवरण के संबंध है, और प्रमाण 3 जो कि क्वेश्चन में हमारा दिया है तो इसका आंसर हमारा होगा प्रलेखीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में कंपनियों का अंकेक्षण सर्वप्रथम कब अनिवार्य किया गया था? यानी कि वो कौन सा सन था जब हमारे देश में आज़ादी के पहले वो कौन सा सन था जब हमारे देश में कंपनियों का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया था? तो उस टाइम का जो टाइम था वो हमारा 1913 था। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको 1914 भी मानते हैं, बट ये सही नहीं है। 1913 जो ये हमारा, यही हमारा आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 1913 में भारत में कंपनियों का अंकेक्षण सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया था। प्रश्न नंबर 14 है, अंकेक्षण अनिवार्य है यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं या कौन कौन सी ऐसी कंपनियां नहीं है या फर्म नहीं है जिनके लिए अंकेक्षण अनिवार्य नहीं होता है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त स्कंध कंपनी के लिए, ऑप्शन नंबर बी है बैंकिंग कंपनियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है सहकारी समितियों के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अंकेक्षण अनिवार्य उनके लिए होता है जो संयुक्त स्कंध कंपनी के लिए हो, या बैंकिंग कंपनी के लिए हो, या सहकारी समिति के लिए हो, और उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों संस्थाओं के लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, और बैंकिंग कंपनियों में अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि सतत अंकेक्षण किस संस्था के लिए उपयोगी होता है, तो सतत अंकेक्षण जो है यानी कि कंटिन्यू यानी कि बराबर जो अंकेक्षण होता है, टाइम टू टाइम कुछ समय के बाद जो अंकेक्षण किया जाता है, तो वो किस प्रकार की कंपनी के लिए लाभदायक होता है या बेनिफिशियल होता है दोस्तों? तो वो बैंकिंग कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है कि क्योंकि बैंकिंग में ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो सतत अंकेक्षण की प्रक्रिया चलती है तो आखिरी टाइम में यानी लास्ट टाइम में चल करके ऑडिटर को इससे काफ़ी हेल्प मिलती रहती है। ठीक है, तो अंकेक्षण अनिवार्य है, तो इसमें संयुक्त स्कंध कंपनी के लिए भी अनिवार्य है, बैंकिंग कंपनी के लिए भी अनिवार्य है, और सहकारी समितियों के लिए भी अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी। यानी कि सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट सर्वप्रथम किसने प्रकाशित की थी, वो कौन सी संस्था थी जिसने सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है टिस्को के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है यूटीआई के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भेल के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है एयर इंडिया के द्वारा। दोस्तों इसमें टिस्को के द्वारा यानी कि टिस्को के द्वारा सबसे पहले सामाजिक लेखा परीक्षण की रिपोर्ट प्रकाशित की गई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 है, प्रपत्र जिनमें किए गए अंकेक्षण कार्य का रिकॉर्ड होता है वो किसकी संपत्ति होती है? यानी कि जब अंकेक्षण किसी संस्था का या किसी फर्म की जांच करता है तो जांच करते टाइम बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अंकेक्षण को याद रखने में मुश्किल होती है, तो उस पॉइंट्स को वो एक बुक्स में या अपने किसी पेपर पे या ब्लैंक पेज पे उसको लिख लेता है। ठीक है, वो लिख इसलिए लेता है कि जब भी ऑडिट की जाती है तो कुछ पॉइंट छूट ना जाए या भूल ना जाए, तो याद रखने के लिए वो उस पेपर पे लिख लेता है। ठीक है,
तो इस लिखे हुए जो पेपर होता है ये किसकी एसेट्स होती है, किसकी संपत्ति होती है। तो जाहिर है दोस्तों कि जब एक अंकेक्षण काम कर रहा है और वही अपने काम से रिलेटेड सभी बातों को एक पेपर पे लिखता है तो ये अंकेक्षण की ही संपत्ति होती है। किसकी संपत्ति होती है? अंकेक्षण की ही संपत्ति होती है। बहुत सारे लोग इसमें ऑप्शन गलत करते हैं कि वो कंपनी की लगा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि अंकेक्षण अपनी बातों को याद रख सके इसलिए वो एक पेपर पे अपने सभी रिकॉर्ड को नोट कर लेता है और टाइम टू टाइम उसका यूज़ करता रहता है। तो वो जो पेपर होता है, वो जो एसेट होती है, वो अंकेक्षण की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 है कि लेखा परीक्षक की त्याग पत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। यानी कि एक ऐसी संस्था है जो 1 अप्रैल से अपने काम को शुरू करती है और वहीं से ऑडिट की नियुक्ति कर लेती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया 5-6-7 महीने के बाद क्या है कि वो ऑडिटर क्या है कि संस्था को छोड़ के चला जाता है। तो इस कंडीशन में जब कोई अंकेक्षण त्यागपत्र देता है तो उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो उसकी नियुक्ति की जाती है केवल वार्षिक सामान्य सभा में अधिकारियों के द्वारा। इसमें लिखा है दोस्तों, इसको आप कर लीजिएगा अंशधारियों द्वारा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा? अंशधारियों द्वारा। ठीक है, तो जब लेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र देता है, किसी कारण से वो स्थान खाली हो जाता है, तो उस कंडीशन में केवल वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा अंकेक्षण की नियुक्ति की जाएगी। अगर क्वेश्चन हमारा ये पूछ दे कि कंपनी के प्रथम अंकेक्षणों की नियुक्ति कौन करता है, तो कंपनी के प्रथम अंकेक्षणों की नियुक्ति संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती है। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, केवल वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा। क्योंकि अंशधारी ही या इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं यही हमारे कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, रियल फाउंडर होते हैं। इसलिए कंपनी से रिलेटेड जितने भी राइट्स होते हैं वो इन्हीं के हाथ में होते हैं। ठीक है, और ऑडिट करने के बाद जो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि ऑडिटर के द्वारा ऑडिट करने के बाद जो भी वो रिपोर्ट तैयार करता है वो किसको देता है दोस्तों? तो वो रिपोर्ट जो देता है वो शेयर होल्डर्स को देता है, न कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, वो अंशधारियों को देता है, समता अंशधारियों को देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, निरंतर अंकेक्षण विशेषतया आवश्यक होता है। यानी कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें अगर बराबर अंकेक्षण किया जाए या हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पुस्तकों की लेखों की जांच की जाए कि आज कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या सेल परचेज हुआ है, या लेखों में क्या क्या हुआ है, नई नई एंट्री को रजिस्टर पे लिखा गया है। यानी कि 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 15 दिन पे बराबर उसकी रूटीन चेकिंग की जाती है। तो वो कौन सी ऐसी संस्था है जो उसके लिए काफ़ी ये लाभदायक होगा या हेल्पफुल होगा? आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग कंपनियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारिक कंपनियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है लघु संस्थाओं के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है निर्माण कंपनियों के लिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन का मसला होता है, लेन देन का मसला होता है, जहाँ पे लेखे जोखे बहुत ज़्यादा मात्रा में रखे जाते हैं, तो वो कहाँ पे रखे जाते हैं? वो बैंक में रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ रखे जाते हैं? बैंक में रखे जाते हैं। इसलिए निरंतर अंकेक्षण जो है विशेष रूप से बैंकिंग कंपनियों के लिए आवश्यक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो। आपके इतना ही करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे वीडियो बनाने में वाकई बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अभी बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी ये ऑडिट का हमारा पहला वीडियो था। मैं आपको बता दूँ कि ऑडिट से कम 7-8 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत मन लगा करके, बहुत ध्यान लगा करके इस वीडियो को आप देखना, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया यार प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। ठीक है, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी मुझको आप बता दिया करो। तो निरंतर अंकेक्षण विशेषतया आवश्यक किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब करने से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे ये लगता है कि मेरी मेहनत तर रही है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करो और चैप्टर का नाम भी बता दो। अगर आप कोई चाहिए MCQs तो मैं स्पेशली उस पर बना दिया करूँगा, वरना मेरा इरादा यही है वीडियो में कि
चैप्टर वाइज मेरा चलने का इरादा है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये ऑडिट का हमारा पहला वीडियो है, ठीक है। तो ऑडिट पर कम से कम मैं 7-8 वीडियो लेकर के आऊँगा, और अभी हमारा पार्टनरशिप की वीडियो और 2-4 आने वाला है आने वाले दिनों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंतरिक जांच व्यवस्था संतोषजनक न होने पर किस प्रकार का लेखा परीक्षक ज़्यादा उपयुक्त होता है। यानी कि प्रबंधकों के द्वारा जो आंतरिक जांच की जाती है, मान लीजिए कि प्रबंधकों के द्वारा जो आंतरिक जांच की जाती है, अगर अंकेक्षण के सामने वो बात चली है और अंकेक्षण ये कहता है कि नहीं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, आपकी जो इंटरनल चेकिंग है वो कुछ खास नहीं रही है, मुझे सारी मेहनत पूरी करनी पड़ रही है, तो उस कंडीशन में कंपनी अपनी कौन सी व्यवस्था को अपनाएगी। तो उस कंडीशन में मैंने बताया कि वो सतत लेखा परीक्षण व्यवस्था को अपनाएगी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, यानी कि 10 दिन में एक बार जांच करा लेगा, 20 दिन पे एक बार जांच करा लेगा, या 15 दिन पे एक बार जांच करा लेगा, या 2 महीने पे एक बार जांच करा लेगा। जांच कराने का मतलब यही होता है कि वो एक इंटरनल चेकिंग होती है कि जो भी हमारे लेखे लिखे गए हैं या भी जो भी हमारे लेन देन से रिलेटेड हमारे वाउचर हैं वो कहाँ हैं, वाउचर पे जितना अमाउंट है उतना ही रजिस्टर पे हमने लिखा है या नहीं लिखा है, उसकी एंट्री उतने से हुई है या नहीं हुई है। तो 15-20 दिनों में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, 15-20 दिनों का गैप दे दे करके। तो अगर आंतरिक जांच की व्यवस्था सुस्त है, संतोषजनक नहीं होती है, तो इस कंडीशन में सतत लेखा परीक्षण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य होता है, यानी कि वैधानिक अंकेक्षण किनके किनके लिए अनिवार्य होता है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सभी सार्वजनिक सीमित कंपनियों के लिए, सभी निजी कंपनियों के लिए, सार्वजनिक एवं निजी दोनों कंपनियों के लिए, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए। मैंने तो आप लोगों को ये बताया कि एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म या संयुक्त हिंदू परिवार को छोड़ करके लगभग कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में चाहे कंपनी सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कोई भी कंपनी हो, हर हाल में उनका अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। इस कंडीशन में कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं है कि प्राइवेट कंपनी है तो उसको नहीं कराना है या पब्लिक कंपनी है तो उसको नहीं कराना है। केवल और केवल ऑप्शन में अगर आपसे ऐसे भी पूछ दिया कि अंकेक्षण किनके लिए अनिवार्य है, तो आपको आंख बंद करके निशान लगाना है कंपनी पे। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है, किसके लिए अनिवार्य है, तो सार्वजनिक एवं निजी दोनों कंपनियों के लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा कि सार्वजनिक के साथ साथ यानी पब्लिक कंपनी के साथ साथ प्राइवेट कंपनी का भी ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो ग्रुप्स में कॉमर्शियल स्टूडेंट के साथ। बहुत जल्द आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।